जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है और हम आपके सामने एक और बेहतरीन लाजवाब जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात हम आपको हमेशा बताते हैं, ये ऐसे प्रश्न रहते हैं जो किसी भी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर आपकी क्लास से सीधे सीधे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए यहाँ तक कि। समझ रहे हैं आप? अभी पैट में आपको हमने दिखाई था स्क्रीनशॉट के सहित कम से कम 30 क्वेश्चन सीधे सीधे क्लास से पूछे गए थे, हू बहू वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने जिस तरीके से लिखे थे, जिस तरीके से बनाए थे, उस तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, अब अगला एग्ज़ाम आपका एसएससी जीडी का आने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आने वाला है। तो ये भी प्रैक्टिस सेट हमने बिल्कुल जीडी के लिए ही डिज़ाइन किया है। अगर आप जीडी का पेपर देने वाले हैं या पुलिस का पेपर देना है आपको, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक एक फैक्ट, एक एक प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये समझ रहे हैं? आपने 1857 की विद्रोह के बारे में इस तरीके का प्रश्न कम ही देखा होगा। समझिए इस प्रश्न को क्या कह रहा है वो। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह, क्या बेटा 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। मतलब इनमें से 3 लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की, एक ने नहीं की। किसने नहीं की? ग्वालियर की संधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम या भोपाल की सिकंदर बेगम। तो बेटा आपको बता दें, जो अवध की बेगम हजरत महल थी, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, बल्कि अपने नाबालिग पुत्र को, है ना, नवाब घोषित करके और शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली। और इन्होंने अंग्रेजों का जम के विरोध किया और अंग्रेजों से लोहा लिया अच्छे से। इन्होंने अवध में, अवध मतलब लखनऊ से इन्होंने 1857 की बागडोर संभाली थी। इन्होंने विरोध किया। बाकी ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और भोपाल की सिकंदर बेगम, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। और क्या, और कौन? इंदौर, है ना, इंदौर के होलकर, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। पटियाला के राजा, है ना, पटियाला के राजा, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने भी अंग्रेजों को सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता दी थी विद्रोह को दबाने के लिए। इस वजह से क्रांतिकारियों का मनोबल टूट गया और अंग्रेज 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल हुए थे। अगर उसी टाइम 1857 के टाइम सारे भारतीय सब राजा और सारी रियासतें एक हो जाती, तो भारत से अंग्रेजों को उसी टाइम भागना पड़ता और हमें उसी समय आज़ादी मिल जाती। लेकिन बस वही है ना, कहते हैं जब आपस में जब एकता नहीं होती, आपस में फूट होती है, तो दूसरे इसका लाभ उठाते हैं और अंग्रेजों ने बखूबी यहाँ पे लाभ उठाया। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले नेता इनमें से कौन थे बेटा, बताइए? सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राममोहन राय, आनंद चार्लू या महात्मा गांधी। देखिए, सबसे पहले की बात करें तो महात्मा गांधी राजनीतिक सुधार किए थे, लेकिन उनसे पहले राजा राममोहन राय, इन्होंने बड़े पैमाने पर राजनीतिक सुधार किए, है ना। राजनीतिक सुधार किए इन्होंने, सामाजिक सुधार किए इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था बेटा, सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है बेटा। इसके अलावा इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, बाल विवाह का विरोध किया था। राजा राममोहन राय ने कहा था कि अगर देश में कोई भी कानून लागू होता है तो जनता से जरूर परामर्श लेना चाहिए, इन्होंने इस बात को भी रखा था। और अदालतों की जो भाषा फारसी थी उसकी जगह अंग्रेजी करने के लिए भी इन्होंने सिफारिश की थी। राजा राममोहन राय को ही पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और राजनीतिक सुधारों का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
थल समीर कब चलती है? देखिए बेटा, ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो थल समीर पूछते हैं और एक पूछते हैं जल समीर। जल समीर। अब आज हम दोनों को समझा देते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए समझिए, यहाँ पे समझिए आप। जैसे ये स्थल है मान लीजिए, है ना, ये स्थल है, ठीक है, और ये भरा है जल, ये जल है, समुद्र का किनारा मान लीजिए। अगर रात की हो, बात कब की हो? बात बेटा अगर रात की हो, रात में होता क्या है, सूर्य अस्त के बाद जो अपना स्थल होता है पृथ्वी, ये जल की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है। जल देर में ठंडा होता है। होता क्या है, जब यहाँ पृथ्वी तो हो गई जल्दी ठंडी, समझ रहे हैं, और जल अभी भी गर्म है, तो होता क्या है, जैसे ये गर्म है तो गर्म होती है, जहाँ गर्म होता है यानी कि तापमान अधिक होता है तो वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, तापमान अधिक तो वायुदाब कम, वायुदाब कम तो हवाएं कैसी होती हैं बेटा? हवाएं ऐसे ऊपर उठने लगती हैं, हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, यहाँ पे हवाएं ऊपर जाने लगती हैं, ठीक है। जब गर्म हवा होके ऊपर उठेंगी तो ठंडी हवा यहाँ से इसका स्थान लेने के लिए आगे बढ़ेंगी, ठीक है, आगे बढ़ेंगी ऐसे। मतलब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती हैं और यहाँ गर्म होके हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। ये होती है रात की कंडीशन, मतलब रात में ये होता है, यहाँ गर्मी होती है, गर्म हवाएं होके ऊपर उठती हैं तो हवाएं यहाँ इसका स्थान लेने के लिए इधर आती हैं, मतलब स्थल से जल की ओर। इसी को बोलते हैं थल समीर या स्थल समीर। तो ये कब होता है बेटा? रात के समय। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थल समीर। समीर और जल समीर क्या होता है? ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका अपोजिट। जैसे अभी जैसे यहाँ समझते हैं, जैसे ये स्थल है ना, ये स्थल है, ये जल भरा है, ये समुद्र का किनारा है मान के चलिए। अब समय कौन सा है बेटा? समय है बेटा दिन में। दिन में क्या होता है? दिन में ठीक ऐसे उल्टा होता है, जैसे ये जल्दी ठंडा होता है तो जल्दी गर्म भी होता है। दिन के समय स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जल रात को जब ठंडा हो गया तो वो देर में गर्म होगा। तो अब गर्म कहाँ हो जाएगा? स्थल पे। तो गर्म होने के बाद स्थल पे हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, गर्म होके जब गर्मी होगी तो यहाँ पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से वायुदाब क्या होगा? कम होगा, तो हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी बेटा तो यहाँ से हवाएं इनका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर चलने लगेंगी, समुद्र से स्थल की ओर। तो इसी को क्या कहा जाता है बेटा? इसी को कहा जाता है जल समीर। इसको क्या कहते हैं? जल समीर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों कंडीशन होती हैं, जल समीर और स्थल समीर की। और हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हमसे पूछा है थल समीर या स्थल समीर, तो कब चलता है? रात के दौरान। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? रात के दौरान। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पूछ रहा है नदियों के तलछट से बनी होती है और इसमें पोटास की मात्रा अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। पोटास तो इसमें अधिक होता है बेटा, लेकिन फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस कम होता है। ऐसी कौन सी मिट्टी होती है? तो समझना, जो नदियों के तलछट से बनी होती है, हमने कई बार पढ़ा है। ऐसी मिट्टी कौन सी होती है बेटा? ऐसी मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है? नदियों के तलछट से। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ा है? एक तो होता है खादर और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बांगर। ये दो तरह की मिट्टियां होती हैं, खादर और बांगर। खादर किसको कहते हैं? खादर कहते हैं बेटा पुरानी जलोढ़ को। पुरानी जलोढ़, है ना, पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। और बांगर कहते हैं नई जलोढ़। जो नई मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा हाल ही में बहाकर लाई जाती है और मैदान में बिछा दी जाती है, उसको नई जलोढ़ कहते हैं। उसी को हम बांगर कहते हैं। खादर बांगर ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, समझ रहे हैं आप? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी। आगे चलते हैं। और हाँ, इसमें एक फैक्ट और पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। भारत के कितने भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है? तो लगभग 40%। लगभग की बात है,
40% भाग पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे, शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से कौन सा किया गया है? इन 4 में से बताना है किसका सही मिलान है। मुरादाबाद चमड़ा कपड़ा, यानी कि चमड़ा और कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है क्या मुरादाबाद? तो नहीं बेटा, मुरादाबाद चमड़ा और कपड़ा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये है पीतल के बर्तन के लिए। पीतल के बर्तन, पीतल की सामग्री या पीतल की चीज़ें, यहाँ पे मुरादाबाद पीतल की नगरी भी कहा जाता है, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद, हाँ ये सही है, फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद के लिए ही प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। बाकी कानपुर पीतल के बर्तन, ये तो उल्टा कह दिया, कानपुर इसके लिए नहीं प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग, ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प, ये भी सही है, यानी कि ये दोनों मिलाप सही है, ये दूसरा और चौथा। तो हमारा सही जवाब हमें बताना है कि सही कौन सा है, तो दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने आपको बता ही दिया है। आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, अच्छा प्रश्न है ये, बताना है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। बेटा ध्यान रखना, यहाँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूछे गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसके तहत बेटा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 कर्तव्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन सी। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं कितने? कुल कितने हैं? कुल कितने हैं बेटा? कुल हैं 11। कुल कितने हैं? 11, ये हैं कुल। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसको भी ध्यान रखना, ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था बेटा 2002 में। 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो आप सब जानते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? 11वां मौलिक कर्तव्य था कि माता पिता या अभिभावक, अभिभावक मतलब माता ही पिता अभिभावक नहीं हो सकते, किसी बच्चे के माता पिता नहीं होते हैं, उनका जो भी गार्डियंस होता है, जो भी अभिभावक होता है, भाई बहन हो, बड़ा या चाचा चाची हो, तो उसका जो भी अभिभावक है उसका ये कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है, उसका ये कर्तव्य है कि उस बच्चे को 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक स्कूल जरूर भेजें, कम से कम इतना तो जरूर भेजना है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है। ये कर्तव्य है नागरिकों का। ठीक है, अगला प्रश्न, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विटामिन B7, इसी को क्या कहते हैं पता है आपको? इसी को कहते हैं विटामिन H। इसको क्या कहते हैं? विटामिन H भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको विटामिन H भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम पूछे तो इसका रासायनिक नाम है बेटा क्या? बायोटिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। बाकी ऑप्शन ए पैथोथेनिक एसिड, ये किसका रासायनिक नाम है आपको पता है? ये है विटामिन B5 का, ये है विटामिन B5 का। स्कारबिक एसिड ये है विटामिन C का, है ना, ये है विटामिन C का। फॉलिक एसिड ये है विटामिन B9 का, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न बनता है, विटामिन B7 या विटामिन H की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये भी बहुत अच्छा है, प्रश्न पूछा जाता है। तो कमी से बेटा क्या होता है? इसकी कमी से बाल झड़ते हैं और चर्म रोग होता है। बालों का झड़ना और चर्म रोग इसकी कमी से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? मतलब इनमें से 3 होते हैं। केंद्रक पशु कोशिकाओं में होता है भाई, है, कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। ये पशु कोशिकाओं में नहीं होती, ये किन में होती है? ये होती है पौधों में,
ये किसमें होती है? पौधों में। एक इसकी जगह कोशिका भित्ति की जगह कभी कभी लबक दे देता है, लबक। लबक ये भी पशु कोशिकाओं में नहीं होता, ये भी पौधों में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी पशु कोशिकाएं हैं सारी। अच्छा प्रश्न है ये भी, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान बेटा ये किस राज्य में है? इराविकुलम। अच्छा है, ये है बेटा सही जवाब इसका कर्नाटक, असम, केरल या आंध्र प्रदेश। बताइए किस राज्य में इराविकुलम? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये बेटा है केरल में, केरल में। और इसमें कई बार पूछा गया है, केरल के भी इडुक्की जिले में, इडुक्की जिला ये पूछा गया है, इडुक्की जिले में ये पूछा गया। बाकी कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको पता होगा? कर्नाटक में एक तो है बांदीपुर, ये बहुत पूछा जाता है, बांदीपुर, हम वही बताएंगे जो पूछे जाते हैं। एक है बांदीपुर और दूसरा कौन सा है बताइए? बांदीपुर है और एक है बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा, ये बहुत पूछे जाते हैं। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल है ना, नागरहोल, ये कर्नाटक के बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इनको याद रखिएगा। बाकी असम में एक तो है मानस, मानस बहुत पूछा जाता है, काजीरंगा बहुत पूछा जाता है और नामेरी पूछा जाता है, नामेरी। ये असम के बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, अगर प्रश्न पूछेंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश का, अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। फयाज खान द्वारा स्थापित संगीत घराना, ये जो संगीत घराना फयाज खान ने स्थापित किया था, बताना ये किस स्थान पर है, कहाँ है? मथुरा में है, कानपुर में है, आगरा में है या लखनऊ में है? तो जो घराने आपने पढ़े होंगे तो उनमें से बताना है जो संगीत घराना। संगीत घराने को आजकल वर्तमान में क्या कहा जाता है? संगीत घराने के नाम से बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं, इसको जाना जाता है आगरा घराने के रूप में, आगरा घराना, इसी को कहा जाता है आगरा घराना। और ये कहाँ पे है बेटा? ये है आगरा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? जो बेटा योग है, योग जो पतंजलि यानी कि बाबा रामदेव जी सिखाते हैं, आपको बताना है किस वेद में इसका वर्णन है। इसका वर्णन वेद में है, बताइए किस वेद में? ये बहुत पूछे जाते हैं, वेदों में कौन से वेद में किसका वर्णन है, ये पूछा जाता है। तो योग का वर्णन है बेटा ऋग्वेद में, और ये सबसे पुराना वेद है। बाकी साम वेद में वर्णन किसका है बेटा? इसमें वर्णन है संगीत का। सामवेद में किसका वर्णन है? संगीत का। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? इसमें है आयुर्वेद का, आयुर्वेद का वर्णन है। ऋग्वेद में बेटा देवी देवताओं का वर्णन है, देवी देवताओं का वर्णन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद में किसका वर्णन है? इसमें यज्ञ के नियम है, यज्ञ के नियम। ये वाला बहुत पूछा जाता है, ये वाला यजुर्वेद वाला, कि इसमें किसका वर्णन है? तो यज्ञ के नियम और कर्मकांड। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कर्मकांड का वर्णन इन वेदों में से किस वेद में है। ये वाला फैक्ट बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे सब बता दिए चारों का, ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पादित पुष्प, मतलब जो पहला पुष्प अंतरिक्ष में खिला था या जो खिलाया गया था अंतरिक्ष में पहला पुष्प, वो कौन सा है बताइए? जीनिया, अर्नाल्डी, रिफ्लेसिया या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष में जो पहला पुष्प था ना, ये 2016 में, ये 2016 में खिलाया गया था, और नासा के वैज्ञानिकों द्वारा, नासा द्वारा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसका नाम है बेटा क्या? जीनिया। ये तो पुष्प की बात हो गई। कई बार परीक्षा में पहला पौधा पूछा जाता है, पहला पौधा बताइए।
अंतरिक्ष में उगने वाला पहला पौधा। तो बेटा अंतरिक्ष में उगने वाला पहला पौधा सन 2015 में ही उगाया गया था और इसका नाम है रेड लोटस। रेड लोटस, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है पोटला पैलेस, जो कि एक 7 मंजिला भवन है, इनमें से किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा से, दलाई लामा से, या हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र से, या बाजीराव मस्तानी से। पोटला पैलेस आपने सुना होगा, कई बार ये भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं, हम आपको सच बता रहे हैं, जितने भी प्रश्न हैं सब आए हुए प्रश्न ही मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पोटला पैलेस। तो पोटला पैलेस की अगर हम बात करें तो ये बेटा कहाँ है? तिब्बत में। ये है तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी है लहासा। कौन सी जगह है? लहासा में है ये। और ये किसका निवास स्थान है बेटा? दलाई लामा का निवास स्थान है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निवास स्थान, दलाई लामा का निवास स्थान है, ठीक है, तिब्बत में है। आगे चलते हैं। भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश का गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? मतलब कौन सा गलत है ये बताना है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी, हाँ ये सही है। आप जानते हैं ये बुजकाशी क्या होता है? बुजकाशी होता है कि बहुत बड़े मैदान में एक बकरी बीच में छोड़ी जाती है और बहुत सारे घुड़सवार घोड़े पर बैठ के उस बकरी को पकड़ते हैं। जो भी पहले वो बकरी पकड़ लेता है ना, वो जीता माना जाता है। इसी को कहते हैं बुजकाशी, और ये अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आप अगर गूगल करेंगे तो बहुत अच्छे से वीडियो देख पड़े वहाँ पे समझ जाएंगे आप। बाकी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है। भूटान का तीरंदाजी सही है, नेपाल का वॉलीबॉल सही है। अब आप बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है बेटा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है राष्ट्रीय खेल? कबड्डी, ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सन 1764, अच्छा प्रश्न है ये भी। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर, ध्यान रखना ये क्या कह रहा है? भारत का पहला डाकघर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया, ये कहाँ स्थापित किया था बेटा? तो ये स्थापित किया था बेटा बॉम्बे में, मुंबई में। इसको कई बार सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा, आप बताएंगे विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस आप बताइए कब मनाया जाता है? बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। अगला प्रश्न कह रहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसका सरकारी इतिहासकार। अच्छा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मतलब ये 1857 की बात कर रहा है। 1857 में पूछ रहा है जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था? आपको बताना है। आरसी मजूमदार, ताराचंद थे, या बीडी सावरकर थे, या एसएन सेन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एसएन सेन। एसएन सेन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 18, पुस्तक का नाम है ये 1857 ये पुस्तक का नाम है, मतलब 1857 ये इनकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में इन्होंने कहा था कि जो 1857 का विद्रोह था एक धार्मिक लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था, है ना, और ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। इन्होंने कहा था एसएन सेन का ये कथन बहुत बार पूछा जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम भी, ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है उसी को अंग्रेजी शिक्षा का भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए।
किसको कहा जाता है, किस महाअधिकार पत्र को कहा जाता है? तो देखिए, वुड के घोषणा पत्र 1854 के प्रतिवेदन को या हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, रेले आयोग 1909 के प्रतिवेदन को या सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को? अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बेटा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। जो वुड ने जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया था 1854 में, इसी को अंग्रेजी शिक्षा का या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर आयोग, इसका गठन 1882 में हुआ था। किस लिए हुआ था? प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था इसने, हंटर आयोग ने। ये कई बार पूछा जाता है। बाकी रेले आयोग का गठन किस लिए किया गया था? ये रेले आयोग है ना बेटा, जो इसका गठन हुआ था जो विश्वविद्यालयी शिक्षा थी उसकी जांच के लिए, यानी कि जो विश्वविद्यालयी शिक्षा की जांच, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। सैडल आयोग, इसका गठन किस लिए हुआ था? सैडल आयोग का गठन 1917 में हुआ था और इसका गठन हुआ था बेटा जो कोलकाता विश्वविद्यालय था, कोलकाता विश्वविद्यालय, इसकी समस्याओं की जांच के लिए, इसकी समस्याओं को जानने के लिए किसका? सैडल आयोग का गठन हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है? बेटा ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है द्वीप समूह क्या है ना? इसका द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है? द्वीप समूह होता क्या है? जैसे समुद्र में कोई एक द्वीप है ना, और जो जल से चारों ओर घिरा है, चारों तरफ क्या है? जल है। जैसे कि हम लोगों को पता है श्रीलंका एक द्वीप पर बसा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग द्वीप, इसको कहते हैं द्वीप। लेकिन जब यही बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह मिल जाते हैं, है ना, तो इनको मिलके क्या कहते हैं? इनको कहते हैं द्वीप समूह। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कोई स्थल भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। जैसे अपने साउथ का ये हिस्सा है जो 3 ओर से जल से घिरा है। आपको पता होगा 3 ओर से जल से घिरा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बेटा, इसको कहते हैं प्रायद्वीप। इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 3 ओर से भूमि से घिरा हो कोई जल का भाग, जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये है भूमि से घिरा हुआ कोई जल का भाग हो, यहाँ मान के चलो ये जल है, समझना बेटा, ये जल है, और बाकी तीनों तरफ क्या है? ये भूमि है, ये जल है। तो 3 ओर से जल से घिरा हो, जल अगर 3 ओर से भूमि से घिरा है तो इसको क्या कहेंगे? खाड़ी। इसको कहा जाता है खाड़ी। ये ध्यान रखना, खाड़ी, प्रायद्वीप, द्वीप और द्वीप समूह, इन सबको समझ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होगा? द्वीप समूह का तात्पर्य, इसका सही जवाब क्या है बेटा? इसका सही जवाब है काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह। जो निकट द्वीपों का समूह, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका उदाहरण है जैसे कि इंडोनेशिया द्वीप समूह। प्रायद्वीप अपने दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है ही, और खाड़ी में अगर हम देखें उदाहरण के लिए तो बंगाल की खाड़ी जो 3 ओर से स्थल से घिरी है और एक तरफ मतलब जल है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में प्रावधान है, किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाएगा? तो अनुच्छेद होगा बेटा 108। बुलाएगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। 2 प्रश्न बन गए। एक प्रश्न बनता है अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करता है बेटा? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ये भी प्रश्न अच्छा है। आगे चलते हैं।
ग्राम सभा में बताना है कि निम्न में से कौन शामिल है। ग्राम सभा में कौन शामिल होता है बेटा? गांव विशेष में रहने वाले सभी लोग? नहीं बेटा, सभी लोग शामिल नहीं होते ग्राम सभा में, है ना। कोई ऐसा भी होता है कि उस गांव का हो ही ना, लेकिन वर्तमान में रह रहा हो वहाँ पे, तो ग्राम सभा में रहने वाला कोई हो सकता है विदेशी आगे रहने लगे, तो वो ग्राम सभा में थोड़ी ना शामिल हो जाएगा। वे सभी व्यक्ति जिनका नाम, ये देखिए, वे सभी व्यक्ति जिनका नाम गांव विशेष के पंचायत के लिए मतदाता सूची, ये ध्यान रखना, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है वो ग्राम सभा में शामिल होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ, तो ये आत्मकथा है बेटा लाल कृष्ण आडवाणी की, और इस पुस्तक का विमोचन हुआ था 2008 में। 2008 में इसका विमोचन हुआ था, और इसका विमोचन किया था अब्दुल कलाम ने। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति थे उस समय ये, अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताना है कि किस तारीख को या किस डेट में वार्षिक रूप से, यानी कि हर वर्ष इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बेटा कब? 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है, और इन तिथियों में से एक और महत्वपूर्ण तिथि है बेटा 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दशई। दशई है, बताना है किस देश का सबसे भव्य त्योहार है। बताना है किस देश का? भूटान का, नेपाल का, श्रीलंका का या बांग्लादेश का? तो बेटा ये जो दशई है ना, दशई जैसे कि हम लोगों के यहाँ नवरात्रि का त्योहार होता है 9 दिन का, ठीक है, ऐसे ही दशई ये 15 दिन का त्योहार है। 15 दिन का त्योहार है, और ये नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ना। और इस दशई त्योहार में किसकी पूजा होती है? दुर्गा माँ की। दुर्गा की पूजा होती है, दुर्गा माँ की। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है ये दशई वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में निसी, बेटा ध्यान देना, निसी जनजाति का संबंध बताना है किस राज्य से है? तमिलनाडु से है, अरुणाचल प्रदेश से है, बिहार से है या छत्तीसगढ़ से है? तो जो निसी जनजाति है ये रहती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। निसी जनजाति है क्या? निसी जनजाति एक भाषा है बेटा, निसी नाम है जिस भाषा का, क्या कहते हैं? निसी भाषा। ये जनजाति यही भाषा बोलती है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? निसी जनजाति कहने लगे। ये निसी भाषा को बोलते हैं ये लोग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। तो बेटा भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर मणिपुर में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसकी स्थापना की गई है, और ये भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? हाँ, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एडमिरल कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, बिलियर्ड से, नौकायान से या स्क्वैश से? बताइए किससे संबंधित है एडमिरल कप? एडमिरल कप कहा जाए, या फिर इससे संबंधित एक और कप है अमेरिकन कप। ये पूछा जाता है बहुत बार, अमेरिकन कप, और एक है बिलिंगटन कप। बिलिंगटन कप, ये तीनों कप किससे संबंधित है बेटा? ये है नौकायान से। समझ रहे हैं? ये नौकायान से संबंधित है। आगे चलते हैं। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है बेटा? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी या ईसामी या इब्न बतूता? तो जो तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक थी, इसके लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ये सल्तनत काल के इतिहासकार थे। इन्होंने ये पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के लिए लिखी थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में वंदे मातरम पत्रिका
की स्थापना किसने की थी? तो बेटा जो वंदे मातरम पत्रिका थी इसकी स्थापना सन 1906 में हुई थी और इसके संपादक कौन थे? अरविंद घोष। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी स्थापना की गई थी, किस संगठन की स्थापना की गई थी, ये बताना है। शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, या फिर ये यहाँ पे सभा है बेटा, सभी लिखा है, तत्वबोधिनी सभा कर लीजिएगा इसको, सभा है ना, या फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, सर्वोदय या भूदान आंदोलन चलाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बाकी शुद्धि आंदोलन ये किसने चलाया था? ये चलाया था बेटा दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तत्वबोधिनी सभा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तत्वबोधिनी सभा ये किसने शुरू की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ ठाकुर ने। सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन ये किसने चलाया था बेटा? ये चलाया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। पूछ रहे हैं अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था, बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बेटा? इसका सही जवाब है आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न थे आज के हमारे, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। आपने देखा होगा जितने भी थे बहुत बेहतरीन अच्छे प्रश्न थे जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट हमने खास तौर से एसएससी जीडी के लिए डिज़ाइन किया है, ठीक है। अभी आपको पता होगा, आप देखिएगा, आपने जिसने नहीं देखी पुरानी क्लासें उठा के देखिए। और दिल्ली पुलिस में अभी जो पेपर चल रहे हैं, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से क्लास से सीधे सीधे देखने को मिले हैं। पैट में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, जबकि ऐसे पेपर का लेवल देखा होगा बहुत अलग सा था पेपर, तब भी कम से कम 30-35 प्रश्न आए थे और हमने स्क्रीनशॉट लेके वीडियो भी बनाया था, ठीक है। अभी हो जाने दीजिए पेपर, फिर एक दिन दिखाएंगे आपको कि कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे ही आप एसएससी जीडी देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न एसएससी जीडी में आपको मेरी क्लास से देखने को मिलेंगे, इसलिए एक भी क्लास मिस मत करिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद।